Hello everyone, welcome back to my channel Harshida Education. Today we are going to continue chapter 1, Tracing Changes Through 1000 Years from class 7th History Ncert syllabus semester 1. Hello students, so let's continue our chapter 1, Tracing Changes Through 1000 Years. From page number 4 we'll continue Historians and their sources. Historians use different types of sources to learn about the past depending upon the period of their study and the nature of their investigation. Last year, for example, you read about rulers of the Gupta dynasty and Harshvardhan. In this book, we'll read about the following 1000 years from roughly 700 to 1750. So, इतिहास मतलब ये जो है ये इतिहासकार और जो सोर्सेज है मतलब उनको सोर्सेज कहाँ से मिलते थे उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इतिहासकार अतीत की खोज के लिए अलग अलग तरह के जो सोर्सेज हैं उनको स्टडी करते थे। एग्जाम्पल के लिए जैसे पिछले साल अपने गुप्ता वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा होगा। तो इस बुक में हम मोटे तौर पे अगर आप कहें तो 700 से लेके 1750 जो ईस्वी है वहाँ तक के लगभग उन 1000 वर्षों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। You will notice some continuity in the sources used by historians for the study of this period. They still rely on coins, inscriptions, architecture and textual records for information. But there is also considerable discontinuity. The number and variety of textual records increased dramatically during this period. They slowly displaced other types of available information. Through this period, paper gradually became cheaper and more widely available. People used it to write holy text, chronicles of rulers, letters and teachings of saints, petitions and judicial records, and for registers of accounts and taxes. Manuscripts were collected by wealthy people, rulers, monasteries and temples. They were placed in libraries and archives. These manuscripts and documents provide a lot of detailed information to historians, but they are also difficult to use. तो इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन सोर्सेज का वो लोग यूज़ करते थे उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग से वैसी ही चली आ रही हैं। इतिहासकार इस काल के बारे में जो इन्फॉर्मेशन जो वो लोग इकट्ठा करते हैं तो उसको करने के लिए अभी भी वो सिक्कों या फिर जो शिलालेख होते हैं जिसे हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं, जो स्थापत्य होते हैं यानी कि जो भवन निर्माण की जो कला होती है या फिर जो लिखे हुए जो रिकॉर्ड्स होते हैं, तो इन सब चीज़ों पे वो लोग निर्भर रहते हैं। पर कुछ बातें काफ़ी अलग हैं। इस युग में प्रामाणिक लिखित सामग्री है उसकी जो संख्या है और विविधता बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई है। अब ये ऐसा क्यों हुआ है? तो इसके आगे इतिहासकार जो थे वो इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए दूसरे तरह के सोर्सेस का धीरे धीरे वो उसका यूज़ कम करने लगे। इस समय के दौरान क्या हुआ, जो कागज़ है वो काफ़ी सस्ता हो गया था और बहुत ही बड़े पैमाने पर वो अवेलेबल होने लगा। जो लोग थे वो धर्म ग्रंथ, राजाओं के बारे में जो वृत्तांत है यानी एकदम जो समरी है उसे लिखते थे। संतों के लेखन तथा उपदेश, अकाउंट्स, अदालतों के जो भी दस्तावेज होते थे, जो हिसाब किताब होता था, जैसे करों का जो हिसाब होता था, टैक्सेस वगैरह, ये सब खाते, इन सब को वो लिखते थे। तो इन सब का वो इस तरह से वो इन सब चीज़ों को लिखते थे। जो धनी व्यक्ति थे जैसे शासक जन हैं, मठ हैं, जो मठ हैं यानी जो मोनेस्ट्रीज़ वगैरह हैं, जो मंदिर वगैरह हैं, तो इन सब जगहों पर मैन्युस्क्रिप्ट्स को इकट्ठा किया जाता था। तो इन मैन्युस्क्रिप्ट्स को लाइब्रेरी या फिर आर्काइव्स में रखा जाता था। इन मैन्युस्क्रिप्ट्स और डॉक्यूमेंट्स से हिस्टोरियंस को बहुत सारी आप कह सकते हैं एकदम डिटेल जानकारी मिलती थी, मगर साथ ही इनका उपयोग बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बन जाता था, बहुत मुश्किल हो जाता था। तब ये आर्काइव क्या है? तो अ प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स आर स्टोर्ड। तो ये एक आर्काइव किसको कहा जाता है? एक ऐसी जगह जहाँ पे ये जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह हैं, इसको स्टोर करके रखा जाता है।
Today, all national and state governments have archive where they keep all their old official records and transactions. तो आज की डेट में हमारा जो देश है या जो राज्य हैं, तो ये स्टेट गवर्नमेंट जो देश की गवर्नमेंट है तो उसने ऐसे कुछ आर्काइव्स बनाए हैं जहाँ पे इन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को, ट्रांजैक्शंस को रखा जाता है संभाल कर. Now there was no printing press in those days, so scribes copied manuscripts by hand. If you have ever copied a friend's homework, you would know that this is not a simple exercise. Sometimes you cannot read your friend's handwriting and are forced to guess what is written. As a result, there are small but significant differences in your copy of your friend's work. Manuscript copying is somewhat similar. As scribes copied manuscripts, they also introduced small change, a word here, a sentence there. These small differences grew over centuries of copying until manuscripts of the same text became substantially different from one another. This is a serious problem because we rarely find the original manuscripts of the author today. We are totally dependent upon the copies made by later scribes. As a result, historians have to read different manuscript versions of the same text to guess what the author had originally written. तो उन दिनों क्या होता था, प्रिंटिंग प्रेस तो थे, उस दौरान प्रिंटिंग प्रेस तो नहीं थे, तो इसीलिए जो स्क्राइब्स होते थे वो अपने हाथों से ही मैन्यूस्क्रिप्ट्स को लिखा करते थे. स्क्राइब्स का मतलब क्या होता है, लेखक, जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स को लिखा करते थे. अगर आपने कभी भी किसी फ्रेंड के होमवर्क, मतलब अगर आपको कभी भी कोई होमवर्क करना है और आप स्कूल से एब्सेंट है, तो क्या आप क्या करते हैं, अपनी किसी फ्रेंड की नोटबुक लेके आते हैं, है ना, तो उसमें से आप अपना काम करते हैं. तो आप बहुत ही अच्छी तरह से इस बात को जानते होंगे कि ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं है. कभी कभी आपको अपने फ्रेंड की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर एक अंदाज़ ही लगाना पड़ता होगा कि उसने क्या लिखा है, और फिर आप उसको कॉपी करते हैं. तो इसका परिणाम क्या होता है, आप जो लिखते हैं तो आप कुछ अपने फ्रेंड से, अपनी फ्रेंड की नोटबुक्स में से थोड़ा सा जो है इधर उधर वो चीज़ हो जाती है. हो सका उसने लिखा होगा कुछ और, लेकिन आपको उसकी राइटिंग समझ नहीं आई तो आपने उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया. इस तरह से ये चीज़ हो जाती है. तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स की जो कॉपीज़ है वो कुछ इसी तरह से बनती है. कॉपीज़ बनाते हुए थोड़े बहुत छोटे मोटे फेर बदल होते चले जाते हैं. कहीं कहीं कोई शब्द बदल जाता है, कहीं कोई वाक्य बदल जाता है, और इसी तरह एक सदी से दूसरी सदी में जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स है उसमें बदलाव आता रहता है. तो इसी तरह एक जो मूल ग्रंथ की जो अलग अलग कॉपीज़ हैं एक दूसरे से बहुत ही अलग हो जाती हैं. तो इससे भी बड़ी जो गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है, क्योंकि आज हमें स्क्राइब्स की ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट शायद ही कहीं मिलेगी. हमें बाद के जो स्क्राइब्स द्वारा बनाई गई इन कॉपीज़ पर ही पूरी तरह से डिपेंड रहना पड़ता है. इसीलिए इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए कि बेसिकली लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को क्या करना होता है, एक ही ग्रंथ की अलग अलग कॉपीज़ को स्टडी करना पड़ता है कि जो हम मेन जो स्क्राइब है उसने क्या लिखा होगा. नाउ ऑन द ओकेजन ऑथर रिवाइज देयर क्रॉनिक्स at different times. The 14th century chronicler Ziauddin Barani wrote his chronicle first in 1356 and another version 2 years later. The two differ from each other, but historians did not know about the existence of the first version until the 1960s. It remained lost in large library collections. तो कई बार तो लेखक स्वयं भी यानी खुद से समय समय पर अपने बेसिक डिटेल्स में कुछ ढूंढते रहते हैं. तो 14वीं शताब्दी के इतिहासकार ज़ियाउद्दीन बरानी ने अपना वृतांत यानी उसने जो भी था उसने पहली बार 1356 में और फिर दूसरी बार इसके 2 साल बाद लिखा था. दोनों में काफ़ी ज़्यादा अंतर था, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार जो लिखा हुआ वृतांत था उसकी जानकारी ही नहीं थी, उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी. तो ये लाइब्रेरीज़ के बड़े बड़े संग्रहों में कहीं दबे पड़े रह गए हैं और लोगों को यानी जो हिस्टोरियंस हैं उनको इसके बारे में नॉलेज ही नहीं थी. Now our next topic is new social and political groups. The study of the 1000 years between 700 and 1750 is a huge challenge to historians, largely because of the scale and variety of developments that occurred over the period. At different moments in this period, new technologies made their appearance, like the Persian wheel in irrigation,
the spinning wheel in weaving, and firearms in combat. New foods and beverages arrived in the subcontinents: potatoes, corn, chilies, tea, and coffee. Remember that all these innovations, new technologies, and crops came along with people who brought other ideas with them as well. As a result, this was a period of economic, political, social, and cultural changes. So, you will learn about some of these changes in chapter 5, 6, and 7. तो ये जो न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, इसका मतलब है जो नए और जो सामाजिक और राजनीतिक जो समूह बने। तो लगभग आप कह सकते हैं 700 और 750 के बीच के हज़ारों वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के लिए काफ़ी भारी चुनौती वाला था। मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर बहुत ही तरह के बदलाव हुए थे। इस काल में अलग अलग समय पर नई टेक्नोलॉजी आई, जैसे सिंचाई में पहिया आया, जो कताई है यानी कि जो वीविंग है उसमें स्पिनिंग व्हील आया, और युद्ध के दौरान बारूद वाले काफ़ी हथियारों का इस्तेमाल हुआ। तो इस सब कॉन्टिनेंट में नई तरह का खान पान भी आया, जैसे आलू है, मक्का है, मिर्च है, चाय है और कॉफ़ी, ये सारी नई नई चीज़ें आई। तो ये सब सारे के सारे बदलाव कहाँ से आए? तो ये तमाम परिवर्तन जैसे टेक्नोलॉजीज़ और फसलें, सो उन लोगों के साथ आए जो नए विचार लेकर आए थे सब कॉन्टिनेंट्स में। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा था। तो इन सभी बदलावों के बारे में आप आगे जो चैप्टर 5 है, 6 है और 7 है, उसमें इसके बारे में ज़्यादा जानेंगे। Now this was also a period of great mobility. Groups of people traveled long distances in search of opportunity. The subcontinent held immense wealth and the possibilities for people to carve a fortune. One group of people who became important in this period were the Rajputs, a name derived from Rajputra, the son of a ruler. Between the 8th and the 14th centuries, the term was applied more generally to a group of warriors who claimed Kshatriya caste status. The term included not just rulers and chieftains, but also soldiers and commanders who served in the armies of different monarchs all over the subcontinent. A chivalric code of conduct, extreme valor, and a great sense of loyalty were the qualities attributed to Rajputs by their poets and bards. Other groups of people such as the Marathas, Sikhs, Jats, Ahoms, and Kashits, a caste of scribes and secretaries, also used the opportunities of the age to become politically important. तो इस युग के लोगों की गतिशीलता यानी जो मोबिलिटी है, तो इस युग को लोगों की गतिशीलता का भी युग माना गया था, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पर लोगों का आना जाना भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। लोग अवसर की तलाश में एक जगह से, एक झुंड से दूसरे झुंड, दूर दूर की यात्राएं वो लोग करने लगे। तो इस सब कॉन्टिनेंट में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए लोगों के पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ थी। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा, उनमें से एक समुदाय था राजपूत, तो जिसका नाम था राजपुत्र, अर्थात राजा का पुत्र। तो ये इससे ये शब्द निकला है। 8वीं से 14वीं जो सदी थे, तो इसके बीच ये नाम आमतौर पर जो योद्धा थे उनके समूह के लिए यूज़ होता था, जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत यानी कि जो सरदार है, ऐसे वर्ग ही नहीं बल्कि सेनापति और सैनिक भी आते थे, जो पूरे सब कॉन्टिनेंट में अलग अलग शासकों के सेनाओं में सेवारत थे। कवियों ने राजपूतों के बारे में गुणगान करते हुए बताया है कि उनमें डिसिप्लिन, वीरता और स्वामी भक्ति कूट कूट के भरी होती थी। तो इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ जो मराठा हैं, सिख हैं, जाट हैं, अहोम हैं और कायस्थ मतलब जो लोग लिखते थे, उन समूहों ने भी उठाया था। Throughout this period, there was a gradual clearing of forest and the extension of agriculture, a change faster and more complete in some areas than in others. Changes in their habitat forced many forest dwellers to migrate. Others started tilling the land and became peasants. This new peasants group gradually began to be influenced by regional markets, chieftains, priests, monasteries, and temples. They became part of large complex societies and were required to pay taxes, offer goods and services to local lords. As a result,
Significant economic and social differences emerged among peasants. Some possessed more productive land, others also kept cattle, and some combined artisanal work with agricultural activity during the lean season. As society became more differentiated, people were grouped into jatis or subcaste and ranked on the basis of their backgrounds and their occupations. Ranks were not fixed permanently and varied according to the power, influence, and resource controlled by the members of the jati. The status of the some jati could vary from area to area. तो इस पूरे काल के दौरान जंगलों की कटाई हो रही थी और जो खेती का जो इलाका है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। कुछ जगहों में ये जो परिवर्तन है ये दूसरी जगहों की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से और पूरे तौर पर हुआ। हैबिटेट में चेंजेस के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपनी जगह छोड़नी पड़ी। कुछ और वनवासी ज़मीन की जुताई करने लगे और वो लोग किसान बन गए। किसानों के ये नए ग्रुप्स रीजनल मार्केट्स, क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के एक हिस्सा बन गए। अब उन्हें भी कर चुकाना पड़ता था और अपने लोकल जो लॉर्ड्स होते थे उनको गुड्स और सर्विस ऑफ़र करनी पड़ती थी। अब क्या हुआ, किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन होती थी तो कुछ लोग मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती करने के बाद जो समय बचता था तो वो उस खाली समय में दस्तकारी यानी कि जो आर्टिसनल वर्क होता है वो कर लिया करते थे। तो जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे और उनके बैकग्राउंड और उनके प्रोफेशन के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या फिर नीचा दर्जा दिया जाने लगा। तो ये जो दर्जा उन्हें दिया जाता था ये कोई स्थायी दर्जा नहीं था, यानी एक आप कह सकते हैं ये एकदम फिक्स्ड नहीं था, पर ये रैंक्स इस आधार पर बदलता रहता था कि जाति के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता है, यानी कितनी पावर है, उनका कितना प्रभाव है और वह किस तरह के रिसोर्सेज पर नियंत्रण कर सकते हैं। तो एक ही जाति का किसी जगह पर कोई दर्जा हो सकता था और किसी दूसरी जगह पर कोई और दर्जा हो सकता था। Jatis framed their own rules and regulations to manage the conduct of their members. These regulations were enforced by an assembly of elders, described in some areas as a Jati Panchayat, but Jatis were also required to follow the rules of their villages. Several villages were governed by a chieftain. Together, they were only one small unit of a state. तो अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियाँ खुद ही अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने गांव में जहां वो रहते थे उनके रीति रिवाजों का भी पालन करना पड़ता था। तो इसके अलावा कई गाँव के में जो मुखिया हैं उनका शासन होता था और ये सब मिल मिलाकर किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। सो टिल हियर इन आवर नेक्स्ट वीडियो विल कंटिन्यू द चैप्टर। बाय बाय।